वेलकम बैक फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क की, जिसमें हमने कैटास्ट्रोफिक और इम्पोर्टेंट रिस्क के बारे में पढ़ा था और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क के बारे में पढ़ा था। तो चलिए बात करते हैं डायनेमिक रिस्क की। डायनेमिक रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जो इकोनॉमी में चेंजेस की वजह से सामने आते हैं। मतलब ऐसे रिस्क जो इकोनॉमी में हो रहे चेंजेस की वजह से उत्पन्न हो, उन्हें हम डायनेमिक रिस्क कहते हैं। अब इकोनॉमी में कैसे चेंजेस होते हैं? प्राइस लेवल के चेंजेस होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर के टेस्ट के चेंज हो सकते हैं, फैशन फैशन का चेंज हो सकता है, इनकम आउटपुट का चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी का चेंज हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट का शिफ्ट ओवर हो सकता है, गवर्नमेंट अपहीवल हो सकती है, पॉलिटिकल अपहीवल मूवमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज कर जाए गवर्नमेंट तो भी एक रिस्क बनता है। इन सारे रिस्क से होता क्या है? इन सारे रिस्क से जो भी मेंबर्स हैं उस इकोनॉमी के, उनको एक फाइनेंशियल लॉस होने की चांस बन जाते हैं, और ये हमारा डायनेमिक रिस्क का पार्ट होता है। डायनेमिक रिस्क की एक खास बात ये होती है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं लोग एक साथ बहुत ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं, और इसीलिए ये लेस प्रेडिक्टेबल होते हैं हमारे स्टैटिक रिस्क के, ठीक है। डायनेमिक रिस्क एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म में देखें तो डायनेमिक रिस्क जो है वो सोसाइटी को बेनिफिट करता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि हम डायनेमिक रिस्क को कैसे देखते हैं? डायनेमिक रिस्क हमारे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, और हम उन मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से डायनेमिक रिस्क जो है एक लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट करता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो स्टैटिक रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जहां पे कोई भी इकोनॉमी में चेंज नहीं हो रहा, इकोनॉमी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, फिर भी अगर लॉसेस इंकर हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं, तो ऐसी केस में कौन सा रिस्क हुआ? स्टैटिक रिस्क हुआ। मतलब कि कोई भी डायनेमिक रीजन नहीं है चेंज होने का, ठीक है। इकोनॉमी चेंज नहीं हो रही, फिर भी हमारा लॉस हो रहा है। कंज्यूमर का टेस्ट भी नहीं चेंज हुआ, इनकम आउटपुट भी नहीं चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी भी हमने चेंज नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ इंडिविजुअल्स को नुकसान हो रहा है, ठीक है। ऐसे रिस्क हो गए हमारे स्टैटिक रिस्क। अब देखो, ये जो रिस्क होते हैं स्टैटिक रिस्क, ठीक है, ये होते कैसे हैं? ये कैसे अराइज होते हैं? ये अराइज होते हैं हमारे नेचर और डिसऑनेस्टी की वजह से, ठीक है। हमारा जो नेचर है, जैसे मॉरल हजार्ड हो गया, ठीक है, तो ये हमारे नेचर और डिसऑनेस्टी की वजह से उत्पन्न होते हैं। डायनेमिक रिस्क की तरह स्टैटिक रिस्क जो है सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं कर रहा है। स्टैटिक रिस्क की वजह से सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ लॉस हो रहा है। स्टैटिक लॉसेस इन्वॉल्व आइदर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। देखो, स्टैटिक लॉसेस में क्या होता है? जैसे कि हमारा एक एसेट है, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, या उसका पोजेशन चेंज हो गया, ठीक है, किसी ने धोखाधड़ी से किसी और की जमीन हथिया ली, किसी और के असेट को अपना बोल दिया, तो ये कैसा हुआ हमारा? ये हमारा स्टैटिक रिस्क है, ठीक है। उसकी वजह से मान लीजिए कि किसी का घर है, ठीक है, उस पे किसी और ने कब्जा कर लिया, उससे सोसाइटी को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो रिस्क अराइज कैसे हुआ? वो रिस्क अराइज हुआ क्योंकि नेचर एंड डिसऑनेस्टी की वजह से, ठीक है। तो इस ये हमारे कौन से रिस्क हो गए? स्टैटिक रिस्क हो गए, ठीक है। अभी हमने बात की थी डायनेमिक रिस्क की। तो हमने डायनेमिक रिस्क के बारे में क्या बताया था कि डायनेमिक रिस्क हमारे लेस प्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन स्टैटिक रिस्क क्या होते हैं? प्रेडिक्टेबल होते हैं। और इसी प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से हम कि हाँ ये अकर हो सकता है, मान लीजिए कोई ये रिस्क अकर हो सकता है, इस प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है? हम इसको ट्रीट कर सकते हैं इंश्योरेंस लेकर, ठीक है। जबकि डायनेमिक रिस्क, अब ये गवर्नमेंट गिर सकती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर सकती है, इसका इंश्योरेंस होता है क्या? नहीं होता। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी का या किसी चीज का जो स्टैटिक रिस्क है वो तो अकर हो सकता है, इसीलिए हम स्टैटिक रिस्क को इंश्योरेंस लेके कवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं स्टैटिक रिस्क के? जैसे कि मैंने कोई, मेरा घर है, तो मैंने उस पर फायर फायर इंश्योरेंस करा लिया, थेफ्ट इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। स्टैटिक रिस्क हमारे मोर प्रेडिक्टेबल होते हैं, ठीक है, और डायनेमिक रिस्क से ज्यादा अगर होने की उनकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो अकरेंस ऑफ लॉस और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, दोनों चीजें है ना। मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, लॉस, टोटल मैक्सिमम लॉस और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ दैट लॉस। तो क्या हो गया? स्टैटिक रिस्क हमारे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, ज्यादा प्रेडिक्टेबल है मतलब उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और स्टैटिक रिस्क कैन बी मैनेज थ्रू इंश्योरेंस एज देयर फ्रीक्वेंसी एंड पॉसिबिलिटी कैन बी स्टडीड एंड फोरकास्टेड। तो ये एक चीज हो गई हमारी स्टैटिक रिस्क के बारे में। अगली बात पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क है प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। अब प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क, रिस्क भी प्योर हो सकता है क्या? रिस्क में प्योरिटी कहां से आ गई? रिस्क तो रिस्क है। चलिए बात करते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है। देखिए,
जब भी रिस्क की बात होती है तो चांस ऑफ लॉस की बात होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई रिस्क है, मान लीजिए हम एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट के अगेंस्ट हम अपने आप का इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है, ठीक है। किस चीज के पैसे देती है? हमारे एक्सीडेंट में लगे हुए खर्चे को बियर करने के लिए, ठीक है। मगर क्या हम उससे फायदा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। तो ऐसे रिस्क जिनसे हमें लॉस भी हो सकता है, जिसमें हमें फायदा भी हो सकता है, वो कौन से रिस्क होते हैं? स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं। अब स्पेकुलेटिव रिस्क का जो एक एग्जांपल है वो है हमारा, देखिए, हॉर्स रेसिंग। अब हॉर्स रेसिंग में क्या होता है कि आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने हॉर्स रेसिंग में लगाया कि ये घोड़ा जीतेगा, ठीक है। तो अगर जीत जाता है तो आपको 10 लाख मिल जाएंगे, और नहीं जीतता है तो आपके 1 लाख चले जाएंगे। तो जो रिस्क लिया उसमें आपने क्या क्या देखा कि उसमें चांस ऑफ विन भी था और चांस ऑफ लॉस भी था। तो ऐसे रिस्क जहां पे आप विन भी कर सकते हैं, ठीक है, जीत भी सकते हैं, और गेन गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं, ऐसे रिस्क हमारे स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं, ठीक है। तो समझ गए इसमें स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होते हैं? ऐसे रिस्क जहां पे आपको चांस ऑफ गेन भी बनता है और चांस ऑफ लॉस भी है, लाइक लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, ठीक है। वहीं दूसरी ओर प्योर रिस्क कौन से रिस्क होते हैं? प्योर रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। प्योर रिस्क में सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा और गेन नहीं हो सकता। स्पेकुलेटिव में क्या पढ़ा हमने कि स्पेकुलेटिव में देयर इज अ चांस ऑफ गेन, बट इन केस ऑफ प्योर रिस्क देयर इज अ चांस ऑफ लॉस। और जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्योर रिस्क को कवर करती हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क को कवर नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हुआ प्योर रिस्क के? जैसे फायर है, फायर में क्या नुकसान ही होगा ना। फायर आएगी, आग लगेगी तो उनसे नुकसान हो सकता है। अर्थक्वेक है, नुकसान हो सकता है। थेफ्ट है या डेथ है, इन सारी चीजों में नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे रिस्क जहां पे सिर्फ और सिर्फ चांस ऑफ लॉस हो, ठीक है, जहां पे चांस ऑफ लॉस हो, जहां पे चांस ऑफ गेन नहीं हो, ऐसे रिस्क हमारे कहलाते हैं प्योर रिस्क। और इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्योर रिस्क से डील करती है। आइए बात करते हैं फंडामेंटल और पर्टिकुलर रिस्क की। तो फंडामेंटल रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं विच इन्वॉल्व लॉसेस दैट आर इम्पर्सनल इन ओरिजिन। मतलब ऐसे रिस्क जिनकी वजह से जो लॉसेस है ना वो इम्पर्सनल है, किसी पर्सन के लॉसेस नहीं है। मान लीजिए मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुझे इंश्योरेंस जो मिलता है वो रिस्क क्या कर रहे हैं? वो पर्सनल रिस्क कवर कर रहे हैं, है ना। वो मेरा एक्सीडेंट होगा तो मेरे को कवर करेंगे। मगर जो फंडामेंटल रिस्क होता है वो इम्पर्सनल होता है ओरिजिन में। वो किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं करता, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी किसी एक सिंगल पर्सन पे नहीं होते, ठीक है। फंडामेंटल रिस्क हमारे एंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, ठीक है। उस इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा तो क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट होंगे, ठीक है। और जैसे कि हमारे फंडामेंटल रिस्क के एग्जांपल हो गए, हाई इन्फ्लेशन है, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो एक दो लोग थोड़ी ना होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय होंगे। लड़ाई मतलब वॉर होगा, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर कोई आ जाए, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हो गए, हरिकेन हो गए, तो ये हमारे फंडामेंटल रिस्क होते हैं। तो दे आर ग्रुप रिस्क caused for the most part by economic, social and political phenomena। मतलब इकोनॉमी की वजह से आ सकते हैं, जैसे हाई इन्फ्लेशन, सोशल की वजह से आ सकते हैं, ठीक है, और हमारे पॉलिटिकल फिनोमिना की वजह से आ सकते हैं, ठीक है। फिजिकल अकरेंसेस मैंने बता दी आपको, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गए आपके, हरिकेन्स, अर्थक्वेक, ठीक है। और ये हमारे लार्ज सेगमेंट या फिर एंटायर पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, पेट्रोल के दाम है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन बढ़ता है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है? पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। भले आप पेट्रोल आप कोई किसी के पास पेट्रोल चलाने वाला व्हीकल हो, पेट्रोल से चलने वाला व्हीकल हो चाहे ना हो, फिर भी वो अफेक्ट हो रहा है ना। तो वो कैसा रिस्क हो गया? फंडामेंटल रिस्क हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पर्टिकुलर रिस्क की। पर्टिकुलर रिस्क कैसे रिस्क होते हैं? पर्टिकुलर रिस्क, अभी इससे पहले मैंने फंडामेंटल में क्या बताया कि किसी एक पर्सन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो पर्टिकुलर रिस्क क्या हो जाएगा? किसी एक पर्सन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पर्टिकुलर रिस्क इन्वॉल्व लॉसेस विच अराइजेस आउट ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स। किसी इंडिविजुअल इवेंट पे जो की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पर्टिकुलर रिस्क में आते हैं। जैसे कि द बर्निंग ऑफ अ हाउस और रॉबरी ऑफ अ बैंक। ये हमारे किसी एक बैंक की रॉबरी होगी, तो मान लीजिए स्टेट बैंक में किसी एक ब्रांच की रॉबरी होगी ना, पूरे इंडिया भर के ब्रांचेस की रॉबरी तो एक साथ हो नहीं जाएगी, तो वो हमारे पर्टिकुलर रिस्क हो गए। फंडामेंटल रिस्क हमारे जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, किसी भी एक इंसान के इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जिसका नुकसान हो रहा है ना उसके कंट्रोल में नहीं है फंडामेंटल रिस्क, ठीक है। लेकिन उसमें किसी का फॉल्ट भी नहीं है, पर्टिकुलर किसी इंसान का फॉल्ट नहीं है कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, किसी एक वजह से थोड़ी ना बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन
उस मतलब क्या है, पूरी सोसाइटी को हम दोष मढ़ देते हैं कि हाँ इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, और इंडिविजुअल के ऊपर हम नहीं करते। तो क्या पढ़ा हमने, फंडामेंटल और पर्टिकुलर रिस्क। क्या होते हैं फंडामेंटल और पर्टिकुलर रिस्क? फंडामेंटल रिस्क ऐसे रिस्क जिससे पूरी इकोनॉमी अफेक्ट होती है, बहुत ज्यादा लोग एक साथ अफेक्ट होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से वो लॉसेस नहीं अकर हो रहे हैं, ठीक है, एक लार्ज लेवल पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वॉर हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया। वहीं पर्टिकुलर रिस्क जो होते हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल के जो लॉसेस हैं वो हमारे पर्टिकुलर रिस्क में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैजर्ड्स। हैजर्ड्स क्या होता है? हैजर्ड एक कंडीशन होती है जो हमारे लॉस के चांसेस को बढ़ा दे, मतलब एक ऐसी इवेंट जिससे हमारा एक ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से जो हमारा लॉस हो रहा है ना वो बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब पेरिल है, कोई पेरिल अगर हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस हैजर्ड की वजह से वो पेरिल बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे पटाखे बनते हैं, ठीक है, पटाखे बनते हैं, शिवाकाशी है ना तमिलनाडु में, तो वहां पे पटाखे बनते हैं। तो वहां पे अगर आग लग जाए तो क्या होगा? वहां पे जो आग लगेगी वो एक 10 मिनट में ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सप्लोसिव्स ही बन रहे हैं, ठीक है, पटाखे बन रहे हैं, क्रैकर्स बन रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तो इसकी इसमें जो चांस ऑफ लॉस है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि वो एक एक्सप्लोसिव है ना, एक्सप्लोसिव की वजह से बढ़ रहा है। तो हैजर्ड क्या हो गया? हैजर्ड हो गया कि ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से हमारा जो लॉस है उसके चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है, वो एम्पलीफाई कर दे, हमारे लॉस के चांसेस को एम्पलीफाई कर दे। तो इस केस में क्या हो रहा है, पटाखों की उसमें आग लगेगी तो जो वहां पे बारूद है वो एम्पलीफाई कर देगा ना, तो वो एम्पलीफाई कर देगा और हमारे लॉसेस बढ़ जाएंगे, तो वो हमारा एक हैजर्ड हो गया। अब हैजर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली हैजर्ड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा फिजिकल हैजर्ड होता है, एक हमारा मॉरल हैजर्ड होता है। देखिए हैजर्ड को समझना है तो वो हमें समझना पड़ेगा कि फिजिकल हैजर्ड क्या होता है, मॉरल हैजर्ड क्या होता है। फिजिकल हैजर्ड हमारे ऐसे ऐसे कंडीशन, ऐसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स जिस चीज को हम इंश्योर कर रहे हैं उस चीज के, मान लीजिए हमने अभी इससे पहले क्या बात की कि अ, पटाखे की फैक्ट्री, तो हमने इंश्योरेंस किसका लिया, फायर इंश्योरेंस लिया पटाखे की फैक्ट्री का। लेकिन उस फैक्ट्री के फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है, बहुत जल्दी उसमें मतलब डिस्ट्रॉय होने की क्षमता है। तो ये हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स अगर हमारे उस चांस ऑफ लॉस को बढ़ा रहे हैं तो वो हमारे फिजिकल हैजर्ड में आएंगे, और मॉरल हैजर्ड हमारे पर्सन के कैरेक्टर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे। तो फिजिकल हैजर्ड क्या होता है? दिस रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विच इज प्रपोज टू बी इंश्योर्ड। मतलब कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या था हमारा, पटाखे की फैक्ट्री, ठीक है, विच इज प्रपोज टू बी इंश्योर्ड, उसको हम इंश्योर करना चाह रहे हैं, तो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज क्या हुई, ठीक है। जैसे एग्जांपल, पेट्रोल इज मोर हैजार्डस देन एडिबल ऑयल, सही है, फायर पेरिल कर रहे हो तो पेट्रोल का अगर आप फायर पेरिल ले रहे हो तो वो मोर हैजार्डस है, ठीक है। Physical hazards consist of those physical attributes or physical conditions that affect the risk। देखिए ऐसे एट्रीब्यूट्स, सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं, ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसकी वजह से अफेक्ट होगा रिस्क, ठीक है। मान लीजिए पेट्रोल ही है, ठीक है, उसके बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे यूसेस भी हैं, ठीक है, लेकिन उनका नहीं, ऐसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स जिनकी वजह से रिस्क को अफेक्ट हो रहा है वो हमारे कवर होंगे फिजिकल हैजर्ड में, ठीक है। और इसकी वजह से, इन एट्रीब्यूट्स की वजह से होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज इज ग्रेटर इन दीज केसेस, ठीक है, डैमेज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हैजर्ड इज मॉरल हैजर्ड। मॉरल हैजर्ड हमारे अकर होते हैं डिसऑनेस्टी एट्रीब्यूट की वजह से, जो इंसान डिसऑनेस्ट होता है वो ही मॉरल हैजर्ड करता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ डिसऑनेस्ट को हमें इंश्योर नहीं कराना चाहिए, तो इंश्योर कैसे नहीं करोगे, ठीक है, डिसऑनेस्ट पर्सन बताएगा थोड़ी ना आपको कि वो कौन सी डिसऑनेस्टी कर रहा है, वो तो इंश्योरेंस ले लेगा, इंश्योरेंस लेने के बाद उस इंश्योरेंस का फायदा उठाएगा, ठीक है। अपनी डिसऑनेस्टी वो क्या करेगा, वो फ्रॉड करेगा जिससे उसको पैसे मिले, विल अटेम्प्ट फ्रॉड, ठीक है, और जो हमारी इंश्योरेंस की फैसिलिटीज हैं उसको यूज करके अपने एडवांटेज क्रिएट करेगा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी को लॉसेस जो है ना ये इन्हीं फ्रॉडुलेंट और इन्फ्लेटेड क्लेम्स की वजह से आते हैं, मॉरल हैजार्ड की वजह से आते हैं।
देखिए कई बार क्या होता है कि इंसान मॉरल हैजर्ड कर रहा होता है, उसे पता नहीं होता। अब आप बोलोगे कि पता नहीं होता, हैज़र्ड भी कर रहा है, पता भी नहीं होता। देखिए, मॉरल हैज़र्ड कई बार ऐसे होता है कि हम हम कई बार हमारे जो एक्शंस हैं वो ऐसे होते हैं कि हम ये सोच के काम कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं यार, हम तो इंश्योर्ड हैं। मान लीजिए हमारी कार ही है, तो हम अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो हम उसको गलत तरीके से थोड़ी ना चलाएँगे। लेकिन लोग करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर टूट भी गई तो क्या हो गया? अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो क्या हुआ? इंश्योरेंस में। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमने इंश्योरेंस ले लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उस इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाना ही है, ठीक है? कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उससे हमें फ़ायदा होगा, ठीक है? हम अपने लॉसेस को कम कर पाएँगे। इंश्योरेंस मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? आप ये सोच के चला रहे हो कि एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी को कुछ हो जाएगा, तो मुझे पैसे मिल जाएँगे। मगर उस एक्सीडेंट में आप मर भी तो सकते हो, ठीक है? तो आपको ये भी तो देखना है कि आप मॉरल हैज़र्ड अभी अनजाने में जो हम करते हैं ना, कई बार लोग करते हैं कि अपनी चीज़ों की केयरलेसनेस करते हैं, ठीक है? केयरलेसनेस करते हैं हमारे इंडिविजुअल्स, जिसकी वजह से मॉरल हैज़र्ड, वो भी वो एक तरह का मॉरल हैज़र्ड है, ठीक है? तो मॉरल हैज़र्ड क्या होता है? डिसऑनेस्टी जो होती है, डिसऑनेस्टी एट्रीब्यूट किसी इंसान में है, तो वो मॉरल हैज़र्ड करेगा, ठीक है? चलिए, अब हम पढ़ेंगे रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स की। देखिए, अगर रिस्क है, तो हमें रिस्क को एनालाइज़ करना पड़ेगा और एनालाइज़ करेंगे कि हाँ, ये रिस्क है, तो हमें उसको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क रिस्क है तो हमें रिस्क के साथ तो रहना नहीं है, उसको मैनेज करने के तरीके ढूँढने हैं, ठीक है? तो होता क्या है रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट का जो पर्पस है वो क्या है? वो है कि पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उसे एलिमिनेट करो। देखिए, कुछ रिस्क हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन सारे रिस्क हमारे एलिमिनेट नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट फेल हो गया क्या? नहीं, फेल नहीं हुआ। उस केस में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिस्क है वो एटलीस्ट रिड्यूस हो सके, ठीक है? हम उसे एलिमिनेट तो नहीं कर पा रहे, लेकिन रिस्क रिड्यूस हो सके। तो रिस्क मैनेजमेंट का पर्पस क्या हुआ? फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द रिस्क। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो और एटलीस्ट द रिड्यूस रिस्क, ठीक है? एटलीस्ट रिड्यूस रिस्क। अब रिस्क पॉसिबिलिटीज हैं, सर्टेनिटीज तो है नहीं कि होगा ही होगा, पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस पॉसिबिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? उसको हम मेजर कर सकते हैं लॉस के टर्म्स में कि हमारा अगर ये पेरिल अगर सपोज अर्थक्वेक है, ठीक है? अर्थक्वेक एक रिस्क है, उसको इस पेरिल है, उसको हमने कवर किया। उस पेरिल की वजह से जो रिस्क आएगा वो क्या आएगा? मान लो एक बिल्डिंग है, उसको क्या नुकसान हो सकता है? वो बिल्डिंग गिर सकती है, उसमें रहने वाले लोग मर सकते हैं, ठीक है? उसमें सारा सामान खराब हो सकता है, ये सारे रिस्क ही तो हैं। इसको मेजर कैसे करेंगे? मान लो वो अर्थक्वेक आता है और वो बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है, तो कितना लॉस हुआ? जो मॉनिटरी लॉस है वो तो हम उस रिस्क को एसेस कर सकते हैं, ठीक है? हम उसको कम नहीं कर सकते, मतलब हम उसे खत्म नहीं कर सकते। अर्थक्वेक को हम खत्म थोड़ी ना कर सकते हैं, मगर हम उसके रिस्क को रिड्यूस कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, बिल्डिंग की इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, ठीक है? और जो लोगों का लाइफ इंश्योरेंस होगा, तो जो भी लोग बच जाएंगे, ठीक है, और उनकी फैमिली का जो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, उससे उन्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी, बस। अब देखिए, एक्चुअल लॉस जो है इस केस में, ठीक है, हम रिस्क मैनेजमेंट फिनोमिना लगा तो रहे हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल लॉस क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ भी लॉस ना है, ऐसे कम डिग्री का अर्थक्वेक आए कि कुछ नुकसान ही ना हो। हालांकि वो पेरिल कवर्ड था, लेकिन उससे नुकसान नहीं हुआ। तो एक्चुअल लॉस कैन रेंज फ्रॉम जीरो टू द टोटल लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। और टोटल लॉस भी हो सकता है पूरी बिल्डिंग ही दिखे ही ना, तहस नहस हो जाए, ठीक है? तो एक्चुअल लॉस होगा क्या? एक्चुअल लॉस वो सारे कॉस्ट को इंक्लूड करेगा जो उसके रिपेयर में, रिप्लेसमेंट में या उसको उसी स्थिति में वापस लाने में लगे, ठीक है? और कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस भी भरने पड़ेंगे, जो जब तक हम उस चीज को रिपेयर नहीं कर देते, उसके कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस होंगे ना। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस होते हैं मतलब किसी चीज कोई लॉस हुआ, ठीक है? मान लो सपोज मेरी कार है, तो वो खराब हो जाती है, उसको लॉस हो गया। उस लॉस की वजह से मेरे को कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस क्या हो रहे हैं? मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ अपनी कार से, तो मेरे को मॉनेटरी लॉस हो रहा है कि मैं डेली ओला करके जा रहा हूँ, उबर करके जा रहा हूँ, ये मेरा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस हुआ जब तक मेरी कार रिपेयर होके नहीं आ जाती या रिप्लेस होके नहीं आ जाती, ठीक है? तो ये हमारे कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस अगर हम अर्थक्वेक वाले केस में देखें तो क्लीनिंग अप कॉस्ट, हमारे कॉस्ट जो है, ठीक है, डेब्रिस रिमूवल के जो कॉस्ट है, ठीक है, बिल्डिंग थी तो उसमें जितने लोग रेंट दे रहे थे वो रेंट का लॉस है, प्रोडक्शन बिल्डिंग मान लीजिए फैक्ट्री में ऐसा कुछ होता है तो उसका प्रोडक्शन का लॉस, ठीक है, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का जब तक नॉर्मलसी नहीं आती, ठीक है? तो ये हमारे तरह तरह के
लॉसेस होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का पर्पस क्या है हमारा, ठीक है, रिस्क एनालिसिस करना, रिस्क एनालिसिस करने के बाद आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करना, अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो रिस्क को एटलीस्ट रिड्यूस करना, ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट का पर्पस है। अब आगे देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स कैसे हम इस पर्पस को अचीव करते हैं। ये देखिए एक्चुअल लॉसेस क्या होते हैं, रिपेयर का लॉस, ठीक है, रिप्लेसमेंट, रीइंस्टेटमेंट, ये तो है ही हमारा एक्चुअल लॉस में, ठीक है, एक्चुअल लॉस में ये तो आ ही रहा है, प्लस कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस में क्या हो गया, क्लीनिंग अप, रिमूवल ऑफ डेब्रिस, लॉस ऑफ रेंट हमारा, ठीक है, थर्ड पार्टी इंजरी, मान लीजिए मेरी कार से किसी और को हो जाए तो वो भी तो लॉस है ना, वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, वो पॉलिसी में कवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मैंने थर्ड पार्टी नहीं कराया हो, ठीक है, तो वो सारे लॉसेस हमारे एक्चुअल लॉसेस में कवर होंगे। अब बात करते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस की। अभी हमने बात की थी कि रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, पेरिल के अकर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है, कि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या होता है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है द टोटल लॉस दैट कैन हैपन इज रिफर टू एज मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। हमारा जो टोटल लॉस हो सकता है उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। अब रिस्क एक्सपोजर जो है, ठीक है, रिस्क एक्सपोजर जो हमारा है उसको हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेरिल स्ट्राइकिंग, अब देखिए हम कोई भी पेरिल को कवर करते हैं तो उसके होने की और ना होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। उस प्रोबेबिलिटी से जब हम उस टोटल रिस्क एक्सपोजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस। सो मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस into the probability of peril striking which will give you probable maximum loss। probable maximum loss क्या होगा, probability पे डिपेंड करेगा, उस पेरिल के होने की probability पे। इससे हम कवर, ये हमारा फॉर्मूला है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है और घुमा फिरा के पूछा जाता है। एक चीज दी होगी और एक चीज पूछी होगी और दो चीज दी होंगी, ठीक है, तो इसका रिलेशन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इस स्टूडेंट्स इस चीज को अच्छे से देखें, ठीक है। चलिए अभी हमने बात कर ली कि रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट करना है हमें। अब हम कैसे मैनेज करेंगे उस रिस्क है हमारा, ठीक है, हम इसे मैनेज कैसे करेंगे, हम इसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिस्क है, अच्छा ये रिस्क है, मान लीजिए एक्स रिस्क है, ठीक है। अब हम एसेस करेंगे उस रिस्क की वजह से कितना लॉस हो सकता है, मान लीजिए 1 लाख का लॉस हो सकता है। अब हमें देखना है कि हमें उसे मैनेज करना है, उस 1 लाख को हमें मैनेज करना है, तो हमें कैसे मैनेज करना है, या तो हम उसे प्रिवेंट कर दें या अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, उस लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उस लॉस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उस लॉस को हम रिटेन कर सकते हैं, उस लॉस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए रिटेन और ट्रांसफर ये तो हमारे रिस्क को फाइनेंस करने की टेक्निक्स हो गई। हमने किसी चीज को रिटेन कर लिया तो हमने क्या किया, मतलब हमने उसको रिटेन कर लिया और ट्रांसफर कर दिया, किसी और के नाम पे चढ़ा दिया, तो हमने उसको फाइनेंस कर लिया, उस रिस्क को हमने फाइनेंस कर लिया, ठीक है, रिड्यूस नहीं किया, फाइनेंस किया। प्रिवेंट कर दिया तो क्या किया हमने, अवॉइड कर दिया उसको। रिड्यूस करा तो हमने उसे कम कर दिया, हमने उस रिस्क को थोड़ा कम कर दिया। रिडक्शन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। लॉस रिडक्शन टेक्निक्स, देखिए लॉस रिडक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम में ये सीधा सीधा पूछे जाते हैं कि डुप्लीकेशन कौन सी टेक्निक है, सेपरेशन कौन सी टेक्निक है, या डाइवर्सिफिकेशन कौन सी टेक्निक है। तो सेपरेशन, डुप्लीकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ये हमारी लॉस रिड्यूस करने की टेक्निक्स हैं। और ये लॉस रिडक्शन टेक्निक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने रिस्क को क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने रिस्क को मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए सेपरेशन क्या होता है, देखिए अब स्कूल कॉलेजेस में हम सभी लोग पढ़ के आए हैं, तो उसमें क्या करते थे कि उसमें ऐसे बोलते हैं कि ये बच्चा नोटोरियस है, इस दो नोटोरियस बच्चों को एक साथ नहीं बैठाते थे कि ये दोनों नोटोरियस हैं तो दोनों अगर एक साथ बैठेंगे तो क्लास का माहौल खराब होगा, ऐसे ही होता था। तो सिमिलरली दो ऐसी चीजें जो ऐसे रिस्क, जिनमें रिस्क एक कॉमन रिस्क इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, सेम रिस्क को इफेक्ट में एक्सपोज हो सकती हैं, उनको एक साथ नहीं रखना है, हमें सेपरेट रखना है। सपोज एक कोई चीज है जिसमें आग बहुत जल्दी पकड़ सकती है, तो हमें एक उस चीज को अलग रखना है, और जो चीज आग जल्दी नहीं पकड़ सकती, हाँ आग से उसे नुकसान हो सकता है लेकिन वो जल्दी नहीं पकड़ सकती, तो हमें उसे अलग रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेपरेशन। हम उसमें लिख सकते हैं ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम लिख सकते हैं, जैसे कि कीप अवे फ्रॉम लिखा रहता है ना कुछ, कि गैस सिलेंडर्स के ऊपर लिखा रहता है, या फ्लेमेबल पार्टिकल्स आपने सड़कों पे भी देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े टैंकर्स जाते हैं उसमें लिखा रहता है इनफ्लेमेबल। तो ये सब क्यों लिखा रहता है, ये हमारे लॉस रिडक्शन टेक्निक्स है, जिससे लोग उससे थोड़ा दूरी बना के चलें, है ना। इन्वेंट्रीज हम डिफरेंट प्लेसेस में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा है टेक्निक हमारी
डुप्लीकेशन टेक्निक, डुप्लीकेशन क्या, इसको हम समझते हैं आईटी कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में। आईटी कंपनीज क्या करती हैं, अपने डेटा को वो दो अलग अलग दो जगह, 3 जगह, 10 जगह रखती हैं, जिससे क्या हो, कभी हमारी बैकअप कॉपीज, मान लो हमारा मेन सर्वर हैक हो जाए, ठीक है, या फिर उसमें कोई क्या नाम है, वायरस आ जाए, कुछ आ जाए, ठीक है, या अर्थक्वेक आ जाए, हमारी बिल्डिंग कुछ नुकसान पहुंच जाए, नेटवर्क फॉल्ट हो जाए, तो हमारा जो डेटा है उसकी बैकअप कॉपीज हम बना के रखते हैं। बैकअप कॉपीज बनाने से क्या होता है, हमारा जो बिजनेस है ना, वो इंटरप्ट नहीं होता और इरिट्रीवेबल नहीं होता। इरिट्रीवेबल का मतलब हुआ कि हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं चेक पॉइंट्स बना के, कि ये हमारा बिजनेस यहाँ तक का बुक है। अच्छा, दूसरी टेक्निक है हमारी, तीसरी टेक्निक, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ कि एक कहावत है ना इंग्लिश में, कि डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। तो ये इसीलिए है कि हम उसे डाइवर्सिफाई करके रखें, अलग अलग जगह रखें, सारा पैसा एक ही स्कीम में नहीं लगाएं, ठीक है, थोड़ा हम ए स्कीम में लगाएं, बी में लगाएं, सब में लगाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डाइवर्सिफिकेशन से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिस्क को स्प्रेड कर रहे हैं ऐसे एरियाज में जो इक्वली एक एक टाइम पे इक्वली अफेक्ट नहीं होगा। सपोज हमने एफडी है, एफडी के रेट्स जब हमारे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे जो बाकी चीजों के रेट हैं, बॉन्ड्स के रेट्स हैं, बाकी चीजों के रेट्स हैं, वो अलग तरीके से मूव कर रहे होते हैं। या गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी में अलग तरीके से चाल चल रही होती है, ठीक है। तो हम सब लोग कहते हैं ना कि थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करो, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में करो, तो वो हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो हमें, अब हम क्या होगा, एक चीज में नुकसान हो रहा होगा, एक चीज में फायदा हो रहा होगा, तो हो सकता है हमारा लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये हमारी 3 टेक्निक्स किस में आ गई, लॉस रिडक्शन टेक्निक्स में आ गई। लॉस रिडक्शन टेक्निक्स के बाद अब हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फाइनेंसिंग टेक्निक्स। तो ये हमारे लॉस फाइनेंसिंग टेक्निक्स हैं। देखिए, रिटेंशन और ट्रांसफर की बात हमने पहले कर ली थी। लॉस रिटेंशन टेक्निक क्या होता है कि जो कंपनी, जो इंश्योर्ड है, वो लॉस को रिटेन कर रहा है। भैया मैं अपना लॉस होगा तो मैं बियर कर लूंगा, इतना मैं बियर कर लूंगा, 5,000 का लॉस होगा तो मैं बियर कर लूंगा, ये मेरी रिटेंशन कैपेसिटी है, ठीक है। और ट्रांसफर टेक्निक्स क्या है, भैया मैं इंश्योरेंस मैंने लिया है तो मैं पूरा ट्रांसफर कर दिया, मैंने, मेरा कोई लॉस है, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये भी हमारी फाइनेंसिंग की टेक्निक्स है। इससे लॉस कोई रुक नहीं रहा, लॉस तो होगा लेकिन फाइनेंस हो जाएगा, वो लॉस होगा, उसको उसकी फाइनेंसिंग हो रही है, ठीक है। वो जो हमारे लॉसेस हैं उनको दे विल मेक गुड द लॉसेस, ठीक है। अब अदर देन इंश्योरेंस, रिस्क ट्रांसफर टेक्निक्स जो है हमारी, ठीक है, रिस्क ट्रांसफर टेक्निक्स हमारी इंश्योरेंस के अलावा क्या होंगी, फाइनेंसिंग टेक्निक्स। एक इंडेमनिटी एग्रीमेंट्स, जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक एग्रीमेंट बना लेती है, ठीक है। और इस केस में क्या, इंडेमनिटीज आर कॉमन, ये कॉमन है जहां पे व्हेन द रिस्क इज एट्रीब्यूटेबल टू द बिहेवियर ऑफ द इंडेमनिफाइंग पार्टी, ठीक है। तो इंडेमनिटी एग्रीमेंट्स नॉर्मली होते हैं कि आपका नुकसान होगा तो हम उसको कवर कर लेंगे, ऐसे करके, ठीक है। दो पार्टीज के बीच में होता है इंडेमनिटी एग्रीमेंट्स, ये समझिए। हेजिंग, हेजिंग क्या होता है, हेजिंग देखिए, अब मान लो कि अ, एक ट्रांजैक्शन हमने किया फाइनेंशियल जिसमें हमें लॉस हो रहा है, उसको ऑफसेट करना चाहते हैं। ऑफसेट मतलब उसको हम जीरो करना चाह रहे हैं, या उससे प्रॉफिट, अब हम एक लॉस हो गया, मान लीजिए 5,000 का मेरा लॉस हो रहा है, मैंने कुछ एक ट्रांजैक्शन किया, शेयर मार्केट का ले लेते हैं। सपोज मैंने कोई शेयर खरीदे टीसीएस कंपनी के, तो टीसीएस कंपनी के मैंने शेयर खरीदे, वो गिर गए, 5,000 का मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे लग रहा है कि 5,000 से लॉस 10,000 भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक शेयर खरीदा था जिसमें मुझे 5,000 का लॉस हो रहा था, तो मैं हेज कर लूंगा अपनी पोजीशन को। मैं आज के रेट में उसके कुछ फ्यूचर में स्टॉक्स बेच दूंगा, कि मैं ये सोच के कि 1 महीने बाद का मैं फ्यूचर बेच दूंगा, कि ठीक है 1 महीने बाद ये 2700 में मिलेगा मुझे, या मुझे 5,000 मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो ये कब किया जाता है, ठीक है, जब हमारे जो रिस्क हैं दो ट्रांजेक्शन्स के रेसिप्रोकल होते हैं और अपोजिट मूविंग होते हैं। अपोजिट मूविंग का मतलब क्या हुआ, मार्केट है, ठीक है, तो शेयर मार्केट क्या करेगा, तो वो गिरेगा या बढ़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी आपने शेयर खरीद के रखा है, तो क्या होगा, बढ़ने से आपको फायदा होगा। और उसी केस में आपने दोबारा हेजिंग में थोड़े शेयर्स बेच भी दिए, तो क्या होगा, अब आपका मार्केट अगर बढ़े चाहे घटे, एक पोजीशन में तो आपको प्रॉफिट होगा ही ना, ठीक है। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो आप फ्यूचर से उसे सेल करके निकल जाओगे, और होल्ड जो आपने कर रखा है वो आपने कर ही रखा है। तो ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट थ्रू फाइनेंसिंग टेक्निक्स में आते हैं, इंडेमनिटी एग्रीमेंट्स और हेजिंग। ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि इंडेमनिटी एग्रीमेंट्स हमारे फाइनेंसिंग टेक्निक है, कि हमारी रिटेंशन टेक्निक है, कि लॉस रिडक्शन टेक्निक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंडेमनिटी एग्रीमेंट्स आर क्या, रिस्क ट्रांसफर टेक्निक्स में फाइनेंसिंग टेक्निक है। हेजिंग क्या है, फाइनेंसिंग टेक्निक है।
तो यहीं पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं और IC01 का चैप्टर नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे फिनिश होता है। और अभी इसके MCQs मैंने डाल दिए हैं और मैं अभी एक MCQs इसके लगभग 25 से 30 MCQs और कराऊंगा। और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू।